ग्रामीण मंत्री गोपीनाथ मुंडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन न सिर्फ भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐसा जमीन से जुड़ा नेता अब इस दुनिया में नहीं है जो महाराष्ट्र को, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की नब्ज को पहचानता था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीबी में आगे बढ़ा, जिसने पिछड़ों को एक प्रतिनिधित्व दिया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति जो अगड़ों की एक तरह से थाती मानी जाती थी, वहां पिछड़ों को आगे रखकर बहुत जानता था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीबी में आगे बढ़ा, जिसने पिछड़ों को एक प्रतिनिधित्व दिया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति जो अगड़ों की एक तरह से थाती मानी जाती थी, वहां पिछड़ों को आगे रखकर बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में रहे, और अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कोई एक ऐसा पुल था जो कि दोनों पार्टियों को हमेशा एक साथ जोड़े रहा, तो वो रहे गोपीनाथ मुंडे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे आज एक सड़क हादसे का शिकार हुए सुबह सुबह, जब वो सुबह निकल रहे थे मुंबई के लिए, और एक ऐसा सड़क हादसा जिसकी उम्मीद भी शायद कोई नहीं कर सकता, जिसने एक बार फिर किस तरीके से हमारे देश में यातायात के नियमों का उल्लंघन होता है उससे प्रदर्शित किया है। उस सड़क हादसे ने आज एक बहुत ही वरिष्ठ नेता को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया है। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, तमाम नेता मुंबई में गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता वहां पर पहुंचे। क्या कुछ वहां हो रहा है फिलहाल? फिलहाल मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने हूं और यहां पर तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, सिर्फ मुंबई से ही नहीं, लेकिन ठाणे, नासिक, अहमदनगर, पुणे, यहां से लोग अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। सारे पार्टी के नेता हमने यहां पे देखे हैं जो बीजेपी के दफ्तर में अभी मौजूद हैं, और वो गोपीनाथ मुंडे इनका आखिरी दर्शन करने के लिए यहां पर मौजूद है। अजय, बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आज पूरी रात भर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर रखा रहेगा, ताकि जो भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं। और कल बताया जा रहा है कि बीड़ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और कल दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त हम आपके सामने ये चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से गोपीनाथ मुंडे अगर आज महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है, तो कैसे एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम नहीं है। एक ऐसी कमी है जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा खलेगी, और इतना ही नहीं, शायद आने वाले चुनाव में ये कमी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खलेगी बल्कि शिवसेना को भी खलेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक मानखेड़े, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इस बालकृष्ण, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से हम चर्चा करें इससे पहले एक छोटी रिपोर्ट हम पेश करते हैं। किस तरीके से गोपीनाथ मुंडे ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को प्रमोद महाजन के बाद बांध कर रखा था, कैसे एक पुल का काम किया करते थे, और ऐसा लगता था जैसे कि अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चलें तो जो प्रदर्शन इस गठजोड़ ने, एनडीए ने महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल पेश किया था, शायद उससे बेहतर प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में हो सकता था जो 4 महीने बाद है। लेकिन क्या ही स्थिति रहेगी, देखिए रिपोर्ट। गोपीनाथ मुंडे का जाना महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है। राज्य में विपक्ष के नेता से लेकर उप मुख्यमंत्री तक की कुर्सी संभाल चुके मुंडे का नाम इस बार मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे था। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता थे। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व राज्य के टॉप पोस्ट के लिए मैदान में उन्हें उतारने का इरादा कर चुकी थी। लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले हुए इस हादसे के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। 95 में जब महाराष्ट्र में युति की सरकार आई तो उन्होंने जो संघर्ष यात्रा निकाली, जो संघर्ष महाराष्ट्र में किया, वो संघर्ष यात्रा के कारण ही महाराष्ट्र में युति की गवर्नमेंट आई, ऐसा मेरा विश्वास था। एक संघर्ष करने वाला नेता, एक संघर्षशील नेता जिसने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया, संघर्ष का संदेश उन्होंने हमें दिया, और ऐसा संघर्ष करने वाला संघर्षशील नेता हमें से निकल गया। एक संघर्ष यात्री को हमने गंवाया। गोपीनाथ मुंडे के निधन से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण अचानक बदल गए हैं। मुंडे के निधन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी की राजनीति में उनकी जगह कौन लेगा। बीजेपी में 2-3 नेताओं की ही चर्चा हो रही है।
पहला नाम गडकरी का है, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और नागपुर में उनका अच्छा खासा दबदबा है। दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का है, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो नागपुर के मेयर रह चुके हैं और वहीं से विधानसभा चुनाव भी जीता है। लेकिन महज पार्टी में रुतबे से ही महाराष्ट्र के सभी सियासी समीकरण साधना आसान नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी है। उद्धव के लिए गठबंधन में सीएम दावेदार के तौर पर कोई चुनौती बन सकता था तो वो थे मुंडे। अब गडकरी का नाम आगे कर बीजेपी उद्धव पर दबाव का दांव चल सकती है। गडकरी राज ठाकरे के करीबी हैं और उद्धव बीजेपी और एमएनएस के बीच नए समीकरण के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो इस पर ऐतराज जाहिर कर चुके हैं। मुंडे जहां पिछड़ों की सियासत के लिहाज से बेहद मुफीद नाम थे, वहीं गडकरी का ब्राह्मण समुदाय से आना उनके खिलाफ जा सकता है। मुंडे के रहते महाराष्ट्र से बेफिक्र दिख रहे केंद्रीय नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां हैं, जिस पर नए सिरे से देर सवेर मंथन शुरू होना तय है। टीम न्यूज नेशन। राजनीति एक ऐसी बिसात है जहां पर हर वक्त हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अशोक जी, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से गोपीनाथ मुंडे जी के कमी को हर कोई महसूस करता दिखेगा महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंडे जी का कोई विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या कोई ऐसा चेहरा है जो शिवसेना को बांध कर रख सके? आज महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो गोपीनाथ मुंडे, कांग्रेस की बात करें तो विलासराव देशमुख जी, ये ऐसे जननायक थे कि यवतमाळ से लेके गढ़चिरौली तक, गढ़चिरौली से लेके कोल्हापुर तक, कोल्हापुर से लेके मुंबई तक, पूरे महाराष्ट्र में जिनका एक नेटवर्क था। महाराष्ट्र में हर कार्यकर्ता उनको नाम से जानता था, अपना परिवार समझता था। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद कांग्रेस की जो गत हुई है इस चुनाव में, ये इसलिए नहीं हुई कि एक मोदी लहर थी, इसलिए हुई कि महाराष्ट्र में नेतृत्व ही नहीं था। यही बात अब बीजेपी पे लागू होगी जब गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। गोपीनाथ मुंडे का जो जननायक की छवि थी, उस छवि के आसपास जाने वाला कोई नेता मुझे नहीं देखता। गडकरी एक ऐसे नेता है जिनका पूरे महाराष्ट्र पे पकड़ है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उनका ब्राह्मण होना। महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण और मुस्लिम इन दो लीडरशिप को हमेशा नकारा है। बिल्कुल। अंतुले से बढ़िया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं हो सकते थे, उनको जाना पड़ा। और एक ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अभी तक आया, जोशी, जो एनडीए की सरकार ने दिया, वो भी महाराष्ट्र ने नकारा। इसके कारण ब्राह्मणवाद नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी के इतिहास तक जाती है बातें। लेकिन जो एक बड़ा कद था उनका, उस कद के आसपास चलने वाला भी नेता बीजेपी में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। सिंह साहब, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछड़ों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना भी चाहती है, और अगर देखा है तो नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोपीनाथ मुंडे के आप विकल्प आज नहीं है, इस विकल्पहीनता की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि मुख्यमंत्री को लेकर ठाकरे परिवार में खुद ही तनातनी हो चुकी है। दोनों ठाकरे भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई एक आवाज उठा सकता था तो वो थे गोपीनाथ मुंडे, आज वो भी नहीं है। अब क्या होगा? नहीं, एक और चीज है जो अशोक ने कहा, बड़ा बढ़िया बात कही, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था जी, ये महाराष्ट्र में बीजेपी एक 15 साल पहले तक ये माना जाता था कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी है। वो ब्रेक हुआ इनके आने के बाद जी। ये वंजारा जाति के थे और जमीन से जुड़े हुए थे, एक कृषक परिवार के थे, काफी हम्बल बैकग्राउंड के थे। तो इनके इमरजेंस के बाद से, और ये एबीपी से संघ में आए थे जी, तो एक बड़ा नेटवर्क इनका तैयार हुआ और ये माना गया कि बीजेपी के ये बैकवर्ड फेस है जी। और उस फेस को लेके प्रमोद महाजन ने काफी प्रमोट किया और इनका अपना भी प्रयास था, वहां पे काफी बड़ा इनका सपोर्ट बेस था जी। तो ऐसे में बीजेपी को जो झटका लगेगा वो ये है कि आपने जो बाकी कोई पैरेलल लीडर इस तरह का इमर्ज नहीं करने दिया। नितिन गडकरी है, एक तो मास बेस उनका उतना नहीं है क्योंकि मास के लीडर वो नहीं है, वो लीडर कुछ ऊपर के हैं, संघ के हैं। और दूसरा यह है कि नितिन गडकरी ब्राह्मण चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पाएगा, तो एक क्राइसिस तो आएगी ही। बिल्कुल। राहुल देव जी, लेकिन आज वही बड़ा सवाल जो अभी मैंने सिंह साहब से भी पूछा, वही आपके सामने रखता हूं। शिवसेना को साधना कोई आसान काम नहीं है। प्रमोद महाजन के जाने के बाद ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि शिवसेना को साध सके, लेकिन उनकी जगह गोपीनाथ मुंडे लेते हुए दिखाई दिए। शायद एक पारिवारिक संबंध भी था, लेकिन आज गोपीनाथ मुंडे के बाद तो ऐसा लगता है कि वहां पर राज ठाकरे का वर्चस्व बढ़ सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी और राज ठाकरे के नजदीकियों के बारे में चर्चाएं बड़ी आम रही हैं।
तो क्या यह गठबंधन टूट सकता है? क्या इसके आसार भी बन सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केवल एक व्यक्ति के जाने से इन दो बहुत पुराने गठबंधन साथियों का गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी की स्थिति जो एक संतुलन बना हुआ था, तो शिवसेना की तुलना में थोड़ी सी स्थिति कमजोर होगी उसकी। और ये बात जो आप उठा रहे हैं कि शिवसेना को और उसको राज ठाकरे दोनों को साधने के लिए खासतौर पर शिवसेना के साथ साधना एक बड़ा नाजुक सा मसला हमेशा से रहा है। और वो प्रमोद महाजन उसके उस्ताद माने जाते थे, उसके बाद गडकरी वो करते थे। तो गडकरी के इनके मुंडे के कद का नेता अब बीजेपी के पास वहां कोई नहीं है जी। ऐसा नहीं है जो कद में, अनुभव में, पूरे प्रदेश में अपने कहने की उन्होंने जो जगह बनाई थी सारी राजनीति में, केवल बीजेपी में ही नहीं, सारी राजनीति में और पूरे प्रदेश में जो जगह बनाई थी, अब उस कद का, उस मियार का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं होगा। और अभी काफी समय तक किसी दूसरे के उभरने की संभावना भी दिखती नहीं। क्षितिज पे हमें कोई नहीं दिखता जी। जो बीजेपी को भी, आप अभी शिवसेना की बात तो बाद की बात है, लेकिन बीजेपी को अपने आगे बढ़ने के लिए और अब जो उसके पास विधानसभा की चुनौती थी उसके लिए भी अब उस तरह की कमान संभाल सकने वाला और वैसा संभावनाशील नेता अब बीजेपी के पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान पार्टी को हुआ है। बिल्कुल। बालकृष्ण जी, अगर नितिन गडकरी की बात करें, हर कोई मान रहा है कि नितिन गडकरी वाकई में एक ऐसा चेहरा है जो कि विकल्प शायद दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नितिन गडकरी के पास उस तरीके का जन समर्थन नहीं है। उनके भाषणों में भी वैसी भीड़ नहीं जुटती है। और अगर ऐसे में राज ठाकरे की उनकी नजदीकियां और बढ़ती हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ नाराजगी सामने आ सकती है। इन दोनों ठाकरे बंधुओं के बीच में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं आपको? क्या आपको लगता है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दखल कम होता दिखाई देगा और अब ये दोनों ठाकरे भाई कहीं ज्यादा बड़े दिखाई देंगे? देखिए, ऐसा है कि नितिन गडकरी या अन्य जो भी नेता है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो युति जो है वो कम से कम 20-25 साल से ज्यादा का युति है, ऐसा कोई चीज नहीं करेगा जिससे ये युति वीक हो जाए। क्योंकि अगर समझिए, अगर ये वीक हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कांग्रेस और एनसीपी को उसका फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई मूर्खपन करेगा कि ये युति को वीक करे जिससे फायदा जो सामने, क्योंकि अभी कांग्रेस का तो यहाँ पे अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 48 सीट में से सिर्फ 2 सीटें उनको मिली है, एनसीपी को सिर्फ 4 सीट मिले हैं। तो अभी का जो माहौल जो है, अभी 4 महीना बाकी है असेंबली चुनाव के लिए, तो ये जो अब एक प्रो मोदी जो वेव जो है और दूसरा ये युति का फेवर में जो वेव चल रहा है, अगर इसका फायदा नहीं उठाएगा और छोटी छोटी बातों में अगर वो लोग उलझे रहेंगे तो ये सबसे बड़ा कि बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, होगा, बिल्कुल मूर्खपन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि नितिन गडकरी या और कोई चीज जो नेता है ऐसा कोई चीज करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर हुआ है कि गोपीनाथ मुंडे जी के निधन के बाद एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है और 4 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि और कोई इतनी जल्दी कोई विकल्प खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं अशोक जी। तो सवाल ये है कि बार बार हम ये क्यों सोचते हैं कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटेगा। जो बिहार में हुआ उससे बीजेपी को एक बल मिलता है कि हम अपने बलबूते पे क्यों सरकार नहीं बनाए। आज जिस हिसाब से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में तवज्जो दी गई, उद्धव ठाकरे एक रात रुके, उसके बाद भी जो डिपार्टमेंट उनको चाहिए था वो नहीं मिला। वो पावर मिनिस्ट्री चाहते थे, आखिर नहीं मिली। उनको 2 टूक बोल दिया गया कि जो मिलता है वो आप ले लीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना। 283 का फिगर मिलने के बाद बीजेपी के तेवर बदले हैं। महाराष्ट्र में यदि बीजेपी अपने बलबूते पे आती है तो शिवसेना की जरूरत नहीं होगी। अशोक जी, इसमें हम एक बात आपके सामने और भी रखना चाहेंगे। और बात है इसमें जो अहम, नहीं मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं इसमें ताकि आप अपनी टिप्पणी आगे बढ़ा सके, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी का परसों ही बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए आप ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी आगे नहीं रख रही है। तो इस संदर्भ में शायद वो इसी बात का संकेत दे रहे हैं। देवेंद्र का नाम आया और एक नारा लगा कि ऊपर नरेंद्र और नीचे देवेंद्र, तब देवेंद्र फडणवीस जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि
और शिवसेना हमने कोई तो जेडीयू नहीं है। गोपीनाथ मुंडे को 3 महीने के लोन पे दिया है, कर्ज दिया है केंद्र को, और हम ब्याज के साथ वापस लाएंगे 3 महीने बाद जब हमें मुख्यमंत्री पद लेना है। तो मुख्यमंत्री पद, ये बात बड़ी क्लियर है, जिसके पास ज्यादा नंबर होगा वो मुख्यमंत्री पद लेगा। आज लोकसभा में जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, यदि उसके अनुपात में भी उनको विधानसभा में सीटें मिलती है तो बीजेपी का पहला क्लेम रहेगा। बिल्कुल। इस समीकरण में वो कहते हैं कि हम राज्य में भी बड़े भाई और केंद्र में भी बड़े भाई। शिवसेना कहती है केंद्र में आप बड़े भाई लेकिन राज्य में छोटे भाई। ये झगड़ा बरकरार रहेगा। बिल्कुल। मैं अशोक से एक और चीज जानना चाहूंगा, और मेरे मन में एक शंका है, जितना आसान उद्धव ठाकरे को हैंडल करना है उतना आसान राज ठाकरे को हैंडल करना नहीं है। और नरेंद्र मोदी, हो सकता है कि इनके संबंध, नितिन गडकरी के संबंध राज ठाकरे से ज्यादा अच्छे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को ये चूज करना है उतना आसान राज ठाकरे को हैंडल करना नहीं है। और नरेंद्र मोदी, हो सकता है कि इनके संबंध, नितिन गडकरी के संबंध राज ठाकरे से ज्यादा अच्छे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को ये चूज करना हो तो वो उद्धव ठाकरे को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकली अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे को मैनेज करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन सिंह साहब, लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि चाय पर राज ठाकरे को नरेंद्र मोदी ने ही अहमदाबाद बुलाया। उस समय की सिचुएशन दूसरी। एक बात और है सिंह साहब, जब मिर्च होती है तो एक बार आदमी चख के देखता है कि कितनी तीखी है। अभी राज ठाकरे को चखा नहीं, उद्धव ठाकरे के साथ तो इन्होंने देखा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल यदि राज ठाकरे के साथ हो सकता है कि गठबंधन करने के बाद वो पछताए, लेकिन आज तो ऑप्शंस खुले हैं। जी बालकृष्ण जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मित्र अशोक जी ने कहा कि बिहार का उसने एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे कोई नीतीश कुमार नहीं है और शिवसेना कोई जेडीयू पार्टी नहीं है। शिवसेना का यहाँ पे जबरदस्त बेस है। पहले कहते थे कि वो अर्बन पार्टी है, लेकिन अभी तमाम महाराष्ट्र में रूरल बेस उनका इतना जबरदस्त हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तुलना करते हैं कि नीतीश कुमार राहुल जी को इनका जवाब दे दूं। शिवसेना मुंबई और कोंकण तक सीमित थी। यदि शिवसेना आज मराठवाड़ा और विदर्भ में अपनी ताकत बनाती है, शिवसेना यदि खानदेश में है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने खंदा दिया है उसको, नहीं तो जो शिवसेना कोंकण के लोगों के मराठी पंड के लिए लड़ी जाती है, कोंकण और मुंबई तक सीमित रहने वाली शिवसेना को महाराष्ट्र में यदि पहुंचाया है तो बीजेपी ने पहुंचाया है। तो मराठवाड़ा में आज बीजेपी स्ट्रांग है, विदर्भ में आज बीजेपी स्ट्रांग है, और जहां शिवसेना है। बिल्कुल गलत है। यदि भावना गौरी आती है तो वो इसलिए आती है कि बीजेपी साथ में। मैं जरा यहाँ राहुल जी को भी लाना चाहूंगी चर्चा में। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति, बात ऐसा है बालकृष्ण, बस 1 मिनट साहब, मैं 1 मिनट बस आ रहा हूं आपके पास। राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि ये परिस्थितियां निर्मित जिस तरीके से हो रही हैं और हर कोई यहां पे अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ता दिख रहा है, इसमें ठाकरे बंधुओं की लड़ाई में कहीं भारतीय जनता पार्टी का खामियाजा तो होता नहीं दिख रहा आपको? नहीं, देखिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से दोनों भाई ताल ठोक के आ गए हैं और उन्होंने वो कर दिया है जो अब तक शिवसेना के इतिहास में नहीं हुआ था, यानी सीधे सीधे एक ठाकरे अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा न बाल ठाकरे ने किया और अब तक उद्धव ने नहीं किया था। तो अब एक नई स्थिति वहां पर हो गई है, और चूंकि दोनों ने अपना दावा ठोक दिया एक तरह से और इच्छा व्यक्त कर दी है, तो अब समझौते की गुंजाइश और पहले से भी कम हो गई है। जी, बीजेपी और शिवसेना का जैसा भी कहा, भी इतना पुराना गठबंधन है, इतने आपस में संबंध उनके ऊंच नीच के बावजूद अच्छे बन चुके हैं, समझदारी बन चुकी है, और शिवसेना अभी मनसे की तुलना में काफी बड़ी पार्टी है। जी, वो महाराष्ट्र में उसकी व्याप्ति ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, उसके पास ज्यादा कार्यकर्ता हैं, वोटर भी ज्यादा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर राज ठाकरे और उद्धव में से किसी को चुनना होगा तो बीजेपी उद्धव को छोड़ सकती है। वो ये गवारा ही नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, भले ही गडकरी का एक निजी रिश्ता राज ठाकरे से हो। इसलिए अगर चुनना होगा तो मुझे लगता है कि चुनाव साफ है। बिल्कुल, हम इसको चर्चा को जरा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम एक बार फिर बता दें, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई से, जहां गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और वहां पर लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे लोग गोपीनाथ मुंडे को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंह साहब, लेकिन जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, इसमें भारतीय जनता पार्टी का अब भविष्य क्या दिख रहा है, खास करके एक ऐसे राज्य में जहां पर लग रहा था कि अब मोदी लहर को इनकैश करती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे का अचानक निधन
ये अपने आप में तमाम, जैसे कहते हैं कि सारे जो आपके पहिए के जो स्पोक हैं उसको बाहर निकाल दिया। अब तो पहिया चलेगा कैसे? जी हाँ, नहीं चलेगा भी तो थोड़ा लड़खड़ा के चलेगा, क्योंकि कुछ भी था तो एक तमाम हम करीब 20 साल से बीजेपी को देख रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे वगैरह ये इस तरह के जो लोग हैं पॉलिटिकल फॉर्मेट में, वो उनका सपोर्ट बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखने में कहीं नहीं लगता है कि कोई पार्टी में कोई बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इसी तरह का आप याद करिए यूपी में जब कल्याण सिंह को आपने हटाया, चीजें गड़बड़ हुई तो बीजेपी का सपोर्ट बेस काफी गिर गया। और उसके बाद आपने लाख कोशिश की तमाम लोगों को लाके इस तरह के, उमा भारती को भी आप ले गए, लेकिन वो बात नहीं बनती है। तो कोई आप हो सकता है कि एक नया बैकवर्ड फेस निकाले, लेकिन लीडर्स को बनने में सालों लगते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिलने में सालों लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई रिप्लेसमेंट आप रातों रात निकाल पाएंगे ये संभव नहीं है। अशोक जी, जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया वहां गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हुई है, एक लीडरशिप की वैक्यूम हुई है। बिल्कुल। लेकिन बाकी राज्यों से हम इसलिए भी कंपेयर नहीं करते क्योंकि बाकी राज्यों में कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों की डेथ हो गई है, वो पार्टी ही मर गई है। तो ऐसे में अब ये गोपीनाथ मुंडे जाने से थोड़ा वैक्यूम जरूर क्रिएट होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद आज भी एनसीपी और कांग्रेस मिला के भी ज्यादा है। नहीं अशोक जी, मैं यही सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि उनका नंबर 2 का जो पायदान है वहां पर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आज महाराष्ट्र के आप नमूने को देखें, अगर गोपीनाथ मुंडे जी को आप हटा दीजिए तो एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसका जनाधार है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि कम से कम आज ये दावा कर सके कि मैं 15-20 असेंबली सीट जितवा सकता हूं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि कई राज्यों में, और बीजेपी का ये कैरेक्टर होता जा रहा है। करीब 10 साल पहले ये आपका कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। जी तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, जहां सत्ता मिलती है, सत्ता के बाद कांग्रेसीकरण होना आम बात है। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, आज गोपीनाथ मुंडे नहीं है, प्रमोद महाजन भी नहीं है, लेकिन इन दोनों ने पार्टी को इस तरह से चलाया महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से। फिर प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद गोपीनाथ मुंडे थोड़े कमजोर पड़ गए और फिर नितिन गडकरी का नेतृत्व उठा। यदि आज प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जिंदा होते तो शायद नितिन गडकरी भी जिस स्थिति में आज है केंद्र में, वहां नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो ये बी टीम इन्होंने बनने ही नहीं दी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। बालकृष्ण जी, आपकी क्या राय है? क्या ये बी टीम न बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज कम से कम 4 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, ये तो जो भी हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का उनका जो यूनिट है उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है। और जैसे आपने कहा 4 महीने के अंदर दूसरा एक नया लीडर जो उनके कद तक आ सकता है, उनको ऊपर लाने में बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस हालत में भारतीय जनता पार्टी ये सोचेगी कि हम उद्धव के साथ झगड़ा करके अगर युति को वीक करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, न शिवसेना का होगा। इसके लिए वो अक्लमंदी से काम लेंगे। केंद्र उनके जो लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी के, अक्लमंदी से काम लेके उद्धव जी के साथ वो युति बना के लड़ेंगे। और उसके बाद जो समस्या जो है, मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो क्या लेना है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट लेना क्या लेना है, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी आज के तारीख में उनके सामने प्रायोरिटी है कि असेंबली इलेक्शन जो अक्टूबर में होने वाला है उसको जीतना। अगर वो जीतना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ युति को साथ में रखते जीत सकते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट फोर्स कुछ भी नहीं है। और राज ठाकरे आज के तारीख में, राज ठाकरे का पॉलिटिकल जो क्लाउड जो है बहुत ही कम हो चुका है अभी लोकसभा इलेक्शन में। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सलमान खान है, तो वो जाकिर श्रॉफ के पास क्यों जाए वो लोग? तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जबरदस्त आपने एनर्जी इसमें सामने रखा है, जिससे उनका मैक्सिमम नुकसान हो गए। राहुल देव जी, लेकिन एक बुनियादी सवाल यहां पर, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी क्या बदलता चला जा रहा है? नंबर 2 खत्म होता जा रहा है हर जगह। देखिए, चरित्र निश्चित रूप से बदलता है, समय भी बदल रहा है। आप देखिए कि हम लोग अभी 2 महीने से कम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इतनी इस अनुशासित पार्टी में, कार्डर बेस्ड पार्टी में अचानक एक व्यक्ति पार्टी से भी बड़ा हो गया। हम लोग 2-3 महीने से यही चर्चा करते रहे हैं। तो ये अब आपको सब जगह दिख रहा है। देखिए, राज्यों में भी ये दिख रहा है आपको, जहां भी एक व्यक्ति के करिश्मे से पार्टी बनती है या बढ़ती है, वहां पर अंततः जो दूसरी तीसरी लाइन की आप बात कर रहे हैं नेतृत्व की, वो या तो बन नहीं पाती या फिर कमजोर रहती है। तो ये एक हमारी लोकतंत्र की डायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रमाण वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो वो व्यक्ति ताकत भी होती है और व्यक्ति कमजोरी भी बनता है। बिल्कुल, तो और यहाँ पर इसको पूरा तो वो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये मानना कि अचानक कमजोर हो जाएगी बीजेपी और वो उसकी जीतने की क्षमता कम हो जाएगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोपीनाथ मुंडे की कमी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खलेगी, बल्कि शायद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा को बदलने वाला ये एक घटनाक्रम है। लेकिन आखिरकार नतीजे क्या निकलते इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़े चेहरे का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। वापस आते हैं और खबरों के साथ। धन्यवाद आप सबका। प्रायोजक